यू आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं MCO 1 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि क्वेश्चन ये जो है जून 2020 में ऑलरेडी आ चुका है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्व आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। MCO 3 के तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, यूनिट वाइज क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में है, तो प्लेलिस्ट में विजिट करके आप अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तकरीबन 30 से 40 वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, जिनको अगर आप देख लेते हो, स्टडी कर लेते हो, तो एग्जामिनेशन में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। राइट तो अब बात करते हैं MCO 1 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये होने वाला है कि इन ऑर्डर टू ग्रो द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टिन्यूसली देयर इज़ नीड फॉर कीपिंग इंडिविजुअल्स ग्रोइंग। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना चाहते हो तो उसमें जो काम कर रहे हैं व्यक्ति, जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी के बारे में हम बात करेंगे, किस तरीके से ये एक सही स्टेटमेंट है या नहीं है, इस बारे में हमारा ये पूरा लेक्चर होने वाला है। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। उसके पहले कहना चाहूँगा उसके साथ में कहना चाहूँगा कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ पे मैं डिफरेंट अपडेट करते रहता हूँ। जैसे कि अभी रिसेंट में अपडेट आया था रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन, कि किसके एग्ज़ाम होंगे, किसके एग्ज़ाम नहीं होंगे। प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने उसको भी बताया है, आप जाकर वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का, कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए उसमें काम करने वाले लोगों की ग्रोथ की आवश्यकता होती है, उनका ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। सो एन ऑर्गेनाइजेशन इज एज गुड एज इट्स पीपल। एक ऑर्गेनाइजेशन उतना ही बेहतरीन होता है जितना कि वहाँ पे काम करने वाले लोग होते हैं। For organizations to grow continuously, there is need for keeping its individuals growing through following measures, है ना। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए, कॉन्टिन्यूसली ग्रो करने के लिए ज़रूरत होती है कि जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी भी ग्रोथ हो, उनको भी आप ट्रेंड करें, है ना। तो उस चीज़ के लिए 3-4 पॉइंट्स हैं जिसके माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इंडिविजुअल्स ग्रोथ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को फैसिलिटेट करती है। राइट तो सबसे पहला पॉइंट है कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देर आर मैनी वेज थ्रू विच एन इंडिविजुअल लर्नस, है ना। बहुत सारे तरीके हैं जिसके जरिए किसी भी इंडिविजुअल को कुछ भी आप सिखा सकते हैं। लर्निंग इज़ अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। और जब आप चीज़ों को सीखते हो तो आपके बिहेवियर में थोड़ा सा बदलाव होता है। तो आप अगर अच्छी चीज़ों को सीखोगे तो आपके बिहेवियर में अच्छा बदलाव होगा। आपका जो पोटेंशियल है, बिहेवियर पोटेंशियल है, वो उसमें आपका बदलाव होगा। उससे क्या होगा कि आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और उसके कारण से अच्छे रिजल्ट्स आपको नज़र आएंगे। तो कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके ज़रिए एक इंडिविजुअल को जो है बेहतर बनाया जा सकता है, और साथ ही साथ वो एक कंट्रीब्यूशन अपना दे सकता है ऑर्गेनाइजेशन को काम करने में। राइट इन ऑर्डर टू इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नीड टू प्रमोट दैट बिहेवियर विच आर फंक्शनल एंड नीड टू डिस्करेज दैट बिहेवियर विच आर डिटरमेंटल टू इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जो बात बोली गई यहाँ पे कि अगर आपको इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन तैयार करना है, अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाना है, तो उस केस में आपको जो है प्रमोट करना पड़ेगा उस बिहेवियर को जो कि फंक्शनल हो, जो कि कार्यरत हो, लोग काम करना चाहें, इस तरह के बिहेवियर को आपको जो है प्रमोट करना पड़ेगा। और जो लोग ये डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है इफेक्टिव काम नहीं कर रहा है या उसके पीछे प्रॉब्लम्स हैं, उस तरह के बिहेवियर को आपको डिस्करेज करना पड़ेगा, ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इफेक्टिवली काम कर पाए। और वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाते रहें, नई नई चीज़ें उनको सिखाते रहें। जैसे कि जब 21st सेंचुरी हमारा स्टार्ट हुआ तो कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा डिमांड था। तो आप अगर अपने एम्प्लॉयज़ को कंप्यूटर नहीं सिखाएंगे तो वो शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उनको शिफ्ट करना, उनके लाइफ में शिफ्ट करना, उनके लाइफ को इम्प्रूव करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कॉन्टिन्यूअस लर्निंग के माध्यम से वो आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है क्रिएटिंग राइट परसेप्शन। सो परसेप्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच वी सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इनपुट फ्रॉम सीनरी एंड रिसेप्टर्स, है ना। तो क्रिएटिंग राइट परसेप्शन का मतलब ये होता है कि परसेप्शन एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, और ये सारी चीज़ें करने में जो हमारे जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, जैसे कि आँख, कान, नाक, मुंह, ये सारे जो हो गए, ये सारे हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हेल्प करते हैं हमारे परसेप्शन को क्रिएट करने में रिगार्डिंग एनी टॉपिक। Right, your 5 senses, eye, throat, sight, ears through audition, nose through smell, mouth or tongue through taste and skin through touch, ये वो सारी चीज़ें हैं, are continuously gathering information from your surroundings। ये जो होती हैं आसपास के सराउंडिंग्स से लगातार जो है इन्फॉर्मेशन इकट्ठा
कर रही होती हैं, और इसी के ज़रिए हमारा एक परसेप्शन जो है वो क्रिएट होता है किसी चीज़ को लेकर के। राइट नाउ इट्स योर परसेप्शन विच गिव्स मीनिंग टू वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन दोज यू गैदर, है ना। तो अब आपका ये परसेप्शन ही है जो कि आपने जो इन्फॉर्मेशन गैदर किया है उसको मीनिंग प्रोवाइड करेगा। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर किया वो सही है, गलत है, किस एक्सटेंट में सही है, कितना और गैदर करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें जो है आपके परसेप्शन ही जो है जो कि इन सब चीज़ों को मीनिंग देता है ना, कि क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीज़ें जो है आपके परसेप्शन के माध्यम से ही वो सेलेक्ट होता है। द फील्ड ऑफ OB मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हेल्प्स अस टू क्रिएट राइट परसेप्शन विच इज़ प्री रिक्विजिट फॉर वर्किंग इफेक्टिवली विद द पीपल, है ना। तो जो हमारा फील्ड है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, वो आपको हेल्प करता है राइट परसेप्शन क्रिएट करने में, राइट परसेप्शन को समझने में, ताकि आप इफेक्टिवली लोगों के साथ काम कर सकें। और यही सबसे पहली रिक्वायरमेंट भी होती है कि आप लोगों के साथ इफेक्टिवली काम कर सकें। राइट आगे चलते हैं, बिल्डिंग पॉजिटिव एटीट्यूड एंड वैल्यूज़। तो अपने एम्प्लॉयज़ को उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड और वैल्यू को पैदा करना, उनके अंदर उस चीज़ की आग लगाना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। राइट उनके अंदर वो जोश जो है आपको लाना होगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड उनका हमेशा हो, चाहे किसी भी तरह की सिचुएशन हो जाए, उनका एटीट्यूड जो है, काम करने का जो एटीट्यूड है काम के प्रति, वो हमेशा पॉजिटिव रहे, है ना। तो एटीट्यूड्स आर लास्टिंग इवैल्यूएशंस ऑफ पीपल, ग्रुप्स, ऑब्जेक्ट्स और इश्यूज इन फैक्ट ऑफ वर्चुअली एनी एस्पेक्ट ऑफ द सोशल और फिजिकल वर्ल्ड, है ना। तो एटीट्यूड जो होता है वो बहुत ही लास्टिंग इवैल्यूएशन होता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी ग्रुप का, किसी भी ऑब्जेक्ट्स का, या फिर जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई उन सभी का। पॉजिटिव एटीट्यूड्स आर इम्पॉर्टेंट टुगेदर पॉजिटिव एटीट्यूड्स आर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ इफेक्टिव रिलेशनशिप। किसी भी रिलेशनशिप में देखना पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज एक हस्बैंड वाइफ है जो कि हमेशा झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स देयर मैरिज, वो बहुत ही पॉजिटिव है कि चलो कोई बात नहीं, झगड़ा तो होते रहता है, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, चीज़ें शॉर्ट आउट कर लेंगे हम आपस में, है ना। ये पॉजिटिव एटीट्यूड रहने से ही जो है मैरिज को बचाया जा सकता है, किसी भी रिलेशनशिप को बेहतर बनाया जा सकता है ना। तो यही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि होना चाहिए। Values are the basic convictions that a specific mode of conduct or end state of existence is personally or socially preferable for to an opposite or adverse mode of conduct or an state of existence। देखो बहुत ही लंबी चौड़ी बातें यहाँ पे बोली गई, मैं आपको बहुत ही इसको छोटे तौर पे समझाता हूँ कि वैल्यू का मतलब क्या होता है। वैल्यू का मतलब है आपकी सोच कैसी है, ठीक है। मतलब सपोज चीज़ें बहुत सही तरीके से चल रही हैं, तो एक आपका आपने वैल्यू बना लिया कि ठीक है, मैं इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं इस चीज़ को ऐसे ही करूँगा, चाहे मुझे कोई ब्राइब दे या कुछ भी करे, मैं चीज़ों को बहुत ही सिंपली तरीके से करूँगा, क्योंकि ये मेरा मैंने अपनी एक वैल्यू बना करके रखी है। मेरे लाइफ का ये वैल्यू है कि मैं अपने जो मेरे सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल्स है, उसके साथ मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, है ना। लेकिन देखना लाइफ में कई बार ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं, कई बार ऐसे एडवर्स सिचुएशन आ जाते हैं जहाँ पे आपको अपने वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना। तो उस तरह की चीज़ें ना हो या उस तरह की चीज़ें आपको ना करनी पड़े, उसके लिए आपको अपने एम्प्लॉय के अंदर वैल्यू को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ एम्प्लॉय को ये भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉय जो होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस संस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। राइट ये दो चीज़ें, दो तरह की वैल्यू को क्रिएट करना किसी भी और पीपल में, किसी भी इंडिविजुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ही जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिवली काम कर पाएगा और उसमें भी अच्छा जो है रिजल्ट उसमें भी निकल करके आएगा। राइट तो बिल्डिंग पॉजिटिव एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ ये हो गया। आगे चलते हैं, हैविंग पर्सनैलिटी एंड इमोशंस कंपैटिबल एट वर्क, है ना। तो हर एक व्यक्ति में एक दूसरे के प्रति इमोशंस होने चाहिए, है ना। जैसे कि मैं अपने कोवर्कर के बारे में सोच रहा हूँ, जो मेरे साथ काम कर रहा है मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। तो लोगों के अंदर ये पर्सनालिटी डेवलप करना कि लोग एक दूसरे के बारे में सोचें, इमोशंस डेवलप करना कि लोग एक दूसरे का ख्याल रखें, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये चीज़ें जो हैं एक तरीके से हेल्प करती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा होने में, है ना। क्योंकि लोग अगर सेल्फिश हो जाएंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बड़ा कभी नहीं हो पाएगा। ऑर्गेनाइजेशन काम तभी अच्छे तरीके से कर पाता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन एक नाम तभी कमा पाता है जब उसमें काम करने वाले लोग आपस में मिल करके अच्छे तरीके से जो है कंबाइन हो करके टुगेदरनेस के साथ वो लोग जो है अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। राइट आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पर्सनैलिटी इज एन इंडिविजुअल्स यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर। पर्सनालिटी जो होता है, किसी भी व्यक्ति का अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है और हर एक व्यक्ति की यूनिक पर्सनालिटी होती है, जिसके ज़रिए जो है उसके बिहेवियर का पता लगाया जा सकता है। जैसा उसका बिहेवियर होगा वैसी उसकी पर्सनालिटी होगी।
है ना। जैसा उसका थॉट्स होगा, फीलिंग्स होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके पर्सनालिटी को फैसिलिटेट करती हैं। उसकी पर्सनालिटी इन्हीं सारी चीज़ों से मिलकर के बनी हुई होती हैं। देयर इज नीड इन द ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट अ राइट कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन एंड जॉब सो दैट फुल पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी यूटिलाइज। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर व्यक्ति को उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, उसके काम करने के हिसाब से, उसके स्किल के हिसाब से आप उसको जॉब दो, ताकि वो जो है अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम कर सके और उस इंडिविजुअल का, जो कि एक तरह का ह्यूमन रिसोर्स है, उसका अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन हो सके। देखो, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं दुनिया में, लेकिन अमेरिकन साइंटिस्ट की बात ही अलग है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो साइंटिस्ट, मतलब जो वहाँ पे जो अथॉरिटी पे हैं, वो अपने साइंटिस्ट को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं। राइट, यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे हमारे क्रिकेट में ले लो, फुटबॉल में ले लो, या फिर किसी भी फील्ड में ले लो, बहुत अच्छे अच्छे स्किलफुल लोग हैं, लेकिन उनका यूटिलाइजेशन मेरे ख्याल से ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके कारण से हम कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं, है ना। तो यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो तभी पॉसिबल है जब आप लोगों को एक दूसरे के प्रति उनके पर्सनालिटी को डेवलप करोगे, उनके वर्क प्लेस पे वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो करके काम कर रहे हैं, इस चीज़ को डेवलप आप कर पाओगे। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वर्क, पर्सनैलिटी कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड, है ना। तो जिस तरीके से आपका रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क होगा, उसी तरीके से आप किसी भी व्यक्ति के पर्सनैलिटी को भी डेवलप कर सकते हो। Emotions are reactions consisting of subjective cognitive states, psychological reactions और expressing behavior। Emotions का मतलब क्या होता है? सपोज आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो आपको रोना आ जाएगा, ये आपका इमोशन है। किसी ने आपको कोई जोक मारा तो आपको भाई हंसी आ जाएगी, ये आपका इमोशन है। इमोशन का मतलब है एक सब्जेक्टिव कॉग्निटिव स्टेट, है ना, जो कि साइकोलॉजिकल रिएक्शन जो है आप देते हो किसी एक चीज़ को लेकर के। सपोज आपके साथ कुछ हुआ तो उसको लेकर के आपने अपना एक्सप्रेशन दिया, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, आप सैड हो गए, है ना, आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इमोशंस कहलाती हैं, है ना। जो आपका एक्सप्रेसिव बिहेवियर होता है, ये आपका इमोशन कहलाता है। राइट, आप अगर किसी से मोहब्बत करते हो तो डेफिनेटली आपका जो बिहेवियर होगा उसके साथ बहुत ही नाइस होगा, बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही केयरिंग आप उसके साथ रहोगे, है ना। तो ये आपकी इमोशंस हैं उसके लिए, कि आप उसको अच्छा रखना चाहते हो, उसके साथ अच्छी बातें करना चाहते हो, उसका ध्यान रखना चाहते हो, राइट, इस तरह की चीज़ें। तो आपके अंदर वो इमोशंस जो हैं आपके बिहेवियर से नज़र आने लगती हैं, है ना। कॉग्निशन इज द मेंटल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद थॉट, नॉलेज एंड मेमोरी। तो कॉग्निशन जो है वो एक मेंटल एक्टिविटी होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें थॉट्स होते हैं, उसमें नॉलेज होता है, और उसमें फिर मेमोरी भी होती है। ठीक है, आखिर के 2 पॉइंट्स हैं, इसको भी कर लेते हैं। तो मेंटेनिंग स्ट्रेस फ्री इंडिविजुअल्स एंड एनवायरनमेंट, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को एक तरीके से स्ट्रेस देने से बचना होगा। जो आपका एनवायरनमेंट है या फिर जो लोग हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो, इसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीके से काम कर पाए। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो कि काम में बहुत अच्छे हैं, काम में वाकई बहुत अच्छे हैं, बट ड्यू टू द फैमिली प्रॉब्लम्स उनके सपोज कुछ ऐसा सिचुएशन है जिसके कारण से वो जो है अपना फुल पोटेंशियल अपने जॉब में नहीं दे पाते हैं, है ना। तो वो एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट, देखो घर का स्ट्रेस तो भाई कोई आपसे शेयर करेगा नहीं, घर में स्ट्रेस एक अलग किस्म का होता है, बट अगर आप जहाँ पे वो काम कर रहा है, अगर वहाँ पे भी उसको वो स्ट्रेस फील हो, अगर वहाँ पे लोग उसको परेशान करें, बुली करें, तो उस केस में क्या होगा, वो है जो है काम ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा। तो जो इन्वायरमेंट है वो भी स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, प्लस जो इंडिविजुअल है वो भी स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। आपको उसके साथ बात करना पड़ेगा, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट भी खासकर बहुत ज़्यादा अगर कंपैटिबल इन्वायरमेंट होगा तो ही ज़्यादा सही है। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, लोग एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं सेम ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव करने के लिए, तो एक तरीके से जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही टॉक्सिक हो जाता है और बहुत ही स्ट्रेस वाला हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट दें, और इसी बारे में ये पूरा टॉपिक है। आइए देखते हैं। स्ट्रेस इज अ डायनामिक कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल इज कन्फ्रंटेड विद एन अपॉर्चुनिटी, कॉन्स्टेंट और डिमांड रिलेटेड टू वॉट ही और शी डिजायर्स और फॉर विच द आउटकम इज परसीव्ड टू बी बोथ अनसर्टेन एंड इम्पॉर्टेंट। समझ में आया कुछ? बहुत लंबी चौड़ी बात होगी कि स्ट्रेस जो है वो एक डायनामिक कंडीशन है जो कि समय के साथ साथ बदलती रहती है ना। बहुत सारी चीज़ों के कारण आपको स्ट्रेस हो सकता है, जैसे कि सपोज कोई अपॉर्चुनिटी है जिसको आप ग्रैब करना चाहते हो, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई कॉन्स्टेंट आपको हो रहा है ना, कुछ आप करने जा रहे हो लेकिन वहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है ना, उसको हर्डल, जैसे ऑब्स्टेकल हर्डल बोलेंगे, कॉन्स्टेंट का मतलब ही वही होता है। तो उसके कारण से आपको स्ट्रेस हो जाएगा कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ डिमांड आपके बॉस ने कर दिया आपसे कि भाई आपको ऐसे करना है ना, उसके कारण आपको स्ट्रेस हो जाएगा कि आपके पास टाइम नहीं है उस चीज़ को करने का, या फिर आप किसी और काम में बिजी हो, अब उसको भी टाइम देना पड़ेगा, तो आप कैसे करोगे,
है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं और ये सारी चीज़ें अनसर्टेन भी हैं लेकिन साथ ही साथ इंपॉर्टेंट भी हैं। तो आप ना स्ट्रेस में रहते हो कि क्या करूं मैं, कैसे करूं, है ना, किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करूं वगैरह वगैरह। इसके कारण से आपके अंदर जो है स्ट्रेस आने लगता है। विथ ग्रोइंग कंपटीशन एंड सर्वाइवल, है ना, ये जो कंपटीशन जो बढ़ रहा है समय के साथ साथ धीरे धीरे, और ये सर्वाइव करने के लिए जो कंपटीशन बढ़ रहा है, एंड एक्सेलेंस बिकमिंग टफर, और जो एक्सेलेंस है वो धीरे धीरे टफर बनता जा रहा है। स्ट्रेस इज द मैनेजरियल डिस्कम्फर्ट ऑफ मॉडर्न एरा, है ना। स्ट्रेस जो है ये एक डिस्कम्फर्ट है मॉडर्न एरा का। पहले के लोगों को डिस्कम्फर्ट कैसा होता था, पैंट पहना, पैंट थोड़ा टाइट है उनको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, शर्ट पहना, शर्ट टाइट है उनको डिस्कम्फर्ट हो रहा है। अभी के टाइम पे स्ट्रेस एक डिस्कम्फर्ट है। अगर आप काम करने जा रहे हो, आपके पास सारी चीज़ें, आपकी लाइफ पूरी सॉर्टेड है, लेकिन जब आप काम करने जा रहे हो तो आपको इन्वायरमेंट ऐसा मिल रहा है, आपको कॉम्पिटिटिवनेस ऐसा मिल रहा है कि आप स्ट्रेस ले रहे हो। तो अगर आप स्ट्रेस लोगे तो आप अपना इंडिविजुअली आप ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, और अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और वो एक तरीके से बंद हो जाएगा समय के साथ इवेंचुअली, राइट। तो इसके ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वो आखिरी पॉइंट जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप इसको भी ध्यान नहीं दोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, जॉब सेटिस्फैक्शन टर्म्स और मोटिवेशन, है ना। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो, अपने लोगों को मोटिवेट नहीं कर रहे हो, उनको जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कभी भी काम नहीं कर सकता किसी भी तरीके से, है ना। अगर आप सफिशिएंट सैलरी नहीं दे रहे हो, आपको लग रहा है कि आप काम कम कर रहे हो, मत ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन आपको सैलरी ज़्यादा नहीं मिल रही है, तो आपके अंदर एक डिस्कम्फर्ट होगा, एक नॉट सेटिस्फैक्शन वाली भावना होगी कि भाई यहाँ करके तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, काम की कोई इज्जत ही नहीं है ना। तो आप अपना काम भी ठीक तरीके से नहीं करोगे। तो एक तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते रहें, और साथ ही साथ उनको जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करें, है ना, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ इमोशनल हेल्प, वॉट एवर, है ना। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मोटिवेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेंजिबल रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेशन जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटेंजिबल रिसोर्स होता है, लेकिन वो साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंटेंजिबल का मतलब होता है कि जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। लोग अगर आपको मोटिवेट करें तो आप किसी काम को बेहतर तरीके से कर सकते हो। दिखता ये नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये इंटेंजिबल होता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होता है कि लोग जो है वहाँ के मोटिवेटेड हों। मोटिवेट इज एन इन्फर्ड इंटरनल प्रोसेस दैट एक्टिवेट्स, गाइड्स एंड मेंटेन्स बिहेवियर ओवर टाइम। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसके ज़रिए आप इंटरनल प्रोसेस को जो है एक तरीके से मेंटेन कर सकते हो कि वहाँ पे किस तरीके से लोग जो है एक्टिव हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं। उनको गाइड करना, उनको मेंटेन करना, उनके बिहेवियर को, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप लोगों को मोटिवेट करते रहोगे टाइम टू टाइम, है ना। जॉब सेटिस्फैक्शन इज अ जनरल एटीट्यूड टूवर्ड्स वंस जॉब। जॉब सेटिस्फैक्शन जो होता है किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर उसको सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा जॉब के साथ। उसको पता है कि उसके क्वालिफिकेशन बहुत अच्छे हैं, कि कहीं और अगर वो जाता है तो उसको सैलरी अच्छी मिलेगी, बट ड्यू टू सम रीज़न वो जो है उसको यहीं पे काम करना है, फिर भी उसको सैलरी अच्छी नहीं मिल पा रही है, तो उसके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, वो अपना फुल पोटेंशियल नहीं यूज़ कर पाएगा, वो फुल इंथुजियास्टिक हो करके वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। आई डोंट नो, मैं कभी कभी फंबल क्यों करने लगता हूँ। आई गेस काफ़ी स्पीड में पढ़ाने के कारण आई गेस मेरे से फंबलिंग हो जाता है, बट ये वर्ड्स मेरे एकदम जाने पहचाने, इंथुजियास्टिक, मैं कम ऑन, क्या हो रहा है मेरे साथ, कोई बात नहीं। पर मेरा मेन टारगेट है कि आपको जल्दी से जल्दी जो है ये सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूँ वीडियोस बना करके, ताकि आपके एग्जाम्स अच्छे जाएँ, और इसलिए मैं थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ। सो आई एम सो सॉरी मैं अगर फंबल बीच में कर लेता हूँ तो, ठीक है। सो जॉब सेटिस्फैक्शन एक जनरल एटीट्यूड है जो किसी के भी जॉब को लेकर के। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड्स वर्कर्स रिसीव एंड द अमाउंट दे बिलीव दे शुड रिसीव। समझ में आ गया? ये सिंपली एक डिफरेंस है कि आप किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड कर रहे हो और कितना उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है तो उसको शाबाशी तो मिलनी चाहिए, है ना, उसको रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए। बट अगर आप उसको रिवॉर्ड्स नहीं दोगे तो उसको अपने जॉब से कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, जिसके कारण से आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए वहाँ के लोगों की बेहतरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, लोगों को भी बेहतर बनाने की ज़रूरत होती है। इसलिए ये लाइन भी कही गई है, जो सबसे पहला जो हमारा लाइन था कि एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ एज गुड एज इट्स पीपल। एक ऑर्गेनाइजेशन उतना ही अच्छा होगा जितने कि वहाँ के लोग होंगे।
ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाओ ताकि उनके प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लेलिस्ट के बारे में मैंने हालांकि आपको बताया है, मैं फिर से बता देता हूँ कि प्लेलिस्ट में आप विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी। MCO 1, MCO 3, MCO 4, MCO 5, MCO 6 और MCO 7 की ढेर सारी वीडियोज़ हैं जिनको देख करके आप डेफिनेटली एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, डेली अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सभी का लिंक, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको वहाँ जाना है, हमें फॉलो करना है और साथ ही साथ अपडेटेड रहना है। किसी भी तरह का क्वेरी, किसी भी तरह का सजेशन, किसी भी तरह की डिमांड अगर आप करना चाहते हैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं, तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछिए, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर काम करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय, थैंक यू।